कि मैं दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर सकूं कि आजाद हिंद फौज अब बिल्कुल तैयार है। ये आवाज है उस महान क्रांतिकारी की जिन्होंने देश की पहली स्वतंत्र सेना आजाद हिंद फौज को खड़ा कर भारत में ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की पहली आजाद हिंद सरकार बनाई थी। इस सरकार की अपनी करेंसी, बैंक, अदालत और खुफिया एजेंसी भी थी और आजाद हिंद सरकार को जापान, जर्मनी, इटली और यहां तक चीन ने भी भारत सरकार का दर्जा दिया था। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा तानाशाह एडोल्फ हिटलर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने सिर झुकाता था। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भारत की आजादी आंदोलन में ब्रिटेन को ऐसी धूल चटा दी थी कि दुश्मनों ने कायरों की तरह पीठ पीछे वार करके उन्हें एक प्लेन क्रैश में मरवा दिया, लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं दबा सके। वो विचारधारा जिसने देश के युवाओं में मातृभूमि के लिए प्रेम और बलिदान की भावना को जागृत कर दिया था। लेकिन ओडिशा के छोटे से गांव में जन्मा एक साधारण लड़का इतना ताकतवर कैसे बन गया कि उसने भारत के अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका? कैसे नेताजी हर बार अपना वेश बदलकर अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक देते थे? तानाशाह एडोल्फ हिटलर के साथ उनकी मुलाकात कैसी थी और क्यों एक बार सरदार पटेल ने बोस पर केस ठोक दिया था, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही करीब 80 साल पुरानी नेताजी की कुछ दुर्लभ वीडियोस भी देखेंगे और वर्तमान में नेताजी की बेटी अनीता बोस कहां हैं और क्या करती हैं। लेकिन उसके पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखे। साल 1897 भारत में 56 अकाल ने हाहाकार मचा रखा था। भूख और प्यास से तड़पते हुए 70 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके थे। इसी वक्त ओडिशा के कटक गांव में एक ऐसा तूफान जन्म ले रहा था जो भविष्य में ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रखने वाला था। इस तूफान का नाम था सुभाष चंद्र बोस। उनके पिता जानकीनाथ बोस कटक के मशहूर वकील थे और मां प्रभावती देवी एक आदर्श गृहिणी। सुभाष अपने 14 भाई बहनों में 9वें स्थान पर थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत साहस और आत्मविश्वास झलकता था। रेवेन शॉ कॉलेजिएट स्कूल से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद बोस ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वहां भारत विरोधी बयान देने वाले ब्रिटिश प्रोफेसर ओटीन से सुभाष भिड़ गए। दोनों के बीच गर्मा गर्मी बढ़ने लगी और गुस्से से आग बबूला हुए सुभाष ने अपनी चप्पल उतारी और उसे प्रोफेसर को पीट दिया। इस घटना की वजह से उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया और उन्होंने कलकत्ता के ही स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला ले लिया। 1918 में उन्होंने दर्शन शास्त्र में ग्रेजुएशन किया और अपने पिताजी जानकीनाथ बोस को दिया वादा पूरा करने के लिए वो सिविल सर्वेंट बनने की परीक्षा देने लंदन पहुंच गए, जहां उन्होंने 4थी रैंक लाकर एग्जाम में टॉप किया। लेकिन अंग्रेजों की कठपुतली बनकर काम करना उन्हें गवारा नहीं था, इसलिए साल 1921 में सुभाष ने इस प्रतिष्ठित नौकरी को ठुकरा दिया और फिर भारत लौट आए। यहां उनकी मुलाकात चित्तरंजन दास से हुई, जिनके निर्देशन में सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज और फॉरवर्ड अखबार का संपादन किया, जिसमें वो अंग्रेजों के अत्याचार और नीतियों के खिलाफ खुलकर लिखते थे। उनकी लेखनी ने युवाओं में आजादी के प्रति जोश भर दिया और ब्रिटिश हुकूमत की नींदें उड़ा दी। साथ ही उन्हें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का न्योता मिला, जहां उन्होंने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साल 1923 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। फिर बंगाल कांग्रेस के महासचिव और कलकत्ता महापालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी बने। इधर सुभाष चंद्र बोस की अखबार दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होता जा रहा था और युवाओं में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलन की चिंगारी भड़क रही थी, जिससे अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ गई थी। लेकिन वो चाहकर भी इस न्यूज़पेपर का कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि नेताजी की लिखावट हमेशा तथ्यों के आधार पर होती थी। ऐसे में अंग्रेजों ने दूसरा रास्ता चुना और साल 1925 में क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित बताकर उन्हें बर्मा के मांडाले कारागार में भेज दिया।
जो उस वक्त बीमारियों और आभाओं का घर हुआ करती थी। इसी जेल में नेताजी तपेदिक यानी टीबी की जानलेवा बीमारी से ग्रसित हो गए, लेकिन उन्होंने इस बारे में कभी किसी को नहीं बताया, बल्कि जब भी वो अपने घर वालों को चिट्ठी लिखते तो उसमें जेल की इतनी तारीफ करते मानो धरती पर मौजूद स्वर्ग हो। ये जेल भी उनकी हिम्मत नहीं तोड़ पाई और रिहा होकर उन्होंने स्वतंत्रता लड़ाई को और तेज कर दिया। साल 1930 में उन्हें पहले कांग्रेस का महासचिव और फिर कलकत्ता के मेयर के रूप में चुना गया। इसी साल उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके चलते अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। साल 1931 तक जेल में उनकी तबीयत खराब होने लगी, इसलिए उन्हें इलाज के लिए ऑस्ट्रिया भेज दिया गया। यहाँ उनके साथ एक दिलचस्प किस्सा हुआ जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। तो ऑस्ट्रिया में उनकी मुलाकात सरदार पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल से हुई, जो काफी बीमार थे। नेताजी ने उनकी खूब सेवा की, जिससे विट्ठल भाई काफी प्रभावित हुए और जब गुजरे तो उन्होंने अपनी जायदाद का एक हिस्सा देशत करने के लिए नेताजी के नाम कर दिया। लेकिन सरदार पटेल को यह बात रास नहीं आई। दोनों के बीच विवाद हुआ और सरदार पटेल ने नेताजी पर केस ठोक दिया और नेताजी केस हार गए। सरदार पटेल और नेताजी बोस की मंजिल एक ही थी, आजादी, लेकिन रास्ता काफी अलग था। इसलिए दोनों के बीच हमेशा मतभेद जरूर रहे। 1930 के दशक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जेल आना जाना लगातार जारी रहा। इस दौरान वे करीब 11 बार जेल गए, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, देश की आजादी। नेताजी विदेश जाकर कई बड़े नेताओं से मिलते और भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उनके सहयोग मांगते। उनके जोशीले भाषणों से देश के युवा का खून खौल उठता और उनमें देशभक्ति की लहर दौड़ जाती। हालांकि महात्मा गांधी को आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस के विचार और तरीकों से ज्यादा सहमति नहीं थी, इसलिए गांधी जी का झुकाव पंडित नेहरू की ओर अधिक था, जिसके चलते नेताजी और नेहरू के विचारों में अक्सर मतभेद देखने को मिलते हैं। केवल इसी कारण से साल 1939 में नेताजी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 3 मई 1939 को इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली। लेकिन सन 1940 में उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया और फॉरवर्ड ब्लॉक से स्वतंत्र पार्टी बनकर उभरी। नेताजी की पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलनों को तेज कर दिया और घबराए हुए अंग्रेजों ने पार्टी के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें नेताजी भी शामिल थे। उस वक्त देश में द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था और नेताजी जानते थे कि यही वो समय है जब वो इस युद्ध का फायदा उठाकर देश को आजादी दिलवा सकते हैं। इसलिए वो जेल में नहीं रहना चाहते थे और उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों से मुझे रिहा करो वरना मैं जीना छोड़ दूंगा। कई दिनों तक भूखे रहने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और ब्रिटिश सरकार ने हार मानकर उन्हें जेल से रिहा कर हाउस अरेस्ट में रखा, जहां ब्रिटिश पुलिस वाले उन पर दिन रात नजर रखते थे। लेकिन उन्होंने अपने वेश को बदलकर कैसे अंग्रेजी हुकूमत को चकमा दिया, वो कहानी बेहद दिलचस्प है। तो हाउस अरेस्ट के दौरान एक बार नेताजी ने बाहर खड़े पुलिस वालों तक खबर पहुंचाई कि मैं कुछ दिन एकांत में बिताना चाहता हूं, इसलिए मुझसे मिलने घर मत आइएगा। लेकिन असल में वो अपनी दाढ़ी मूंछ उगा रहे थे और 17 जनवरी की रात उन्होंने पठानी सूट पहनकर अपना वेश पूरी तरह से बदल लिया और हाउस अरेस्ट से भाग निकले और अफगानिस्तान चले गए, जहां उन्होंने गूंगे बहरे पठान का किरदार निभाते हुए सोवियत संघ की सीमा तक का सफर तय किया, जहां से मॉस्को जाने के लिए उन्होंने एक इटालियन आदमी ऑरलैंडो मोज़ाटा का भेष धारण कर और नकली पासपोर्ट के जरिए आसानी से अफगानिस्तान की बॉर्डर पार कर ली। भारत में अंग्रेजों को लगभग 4 से 5 दिनों तक यह समझ में ही नहीं आया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गायब हो चुके हैं और जब उन्हें इसकी खबर मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस बीच नेताजी मॉस्को पहुंच चुके थे, जहां उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जर्मनी से मदद मांगने की योजना बनाई। अपने इस मिशन के तहत नेताजी सीधे जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से मिलने पहुंच गए। हिटलर भी नेताजी के अदम्य देश प्रेम और उनके साहसिक कारनामों के बारे में सुन चुका था और यही वजह थी कि वह भी नेताजी से मिलने को उत्सुक था। यह मुलाकात इतिहास के उन पलों में से एक थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। 29 मई 1942 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात हिटलर से हुई। हिटलर ने उनसे मिलने से पहले अपने कई बहुरूपियों को भेजा, लेकिन नेताजी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। इससे प्रभावित होकर हिटलर खुद मिलने आया। नेताजी ने उनसे कहा, आप अपनी आर्मी के साथ भारत में ब्रिटिशर्स पर हमला करो, क्योंकि इस वक्त भारत ब्रिटिश एम्पायर का दल है। जो धड़कना बंद हो गया तो दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश एम्पायर हार जाएगा।
लेकिन हिटलर ने कहा कि मैं ब्रिटेन में इन पर हमला करके इन्हें कमजोर बनाता हूं, आप भारत में कीजिए। वहीं उसने इस मुलाकात के सम्मान के रूप में जर्मनी में कैद 4000 भारतीय कैदियों को रिहा कर दिया। साथ ही हिटलर ने नेताजी की जापान के प्रधानमंत्री तोजो हिदेकी से मुलाकात तय करवाई और उन्हें पनडुब्बी से सुमात्रा भेजा। इस प्रकार नेताजी सबमरीन में सफर करने वाले पहले भारतीय बने। सुमात्रा से विमान द्वारा टोक्यो पहुंचे, जहां तोजो ने उन्हें समर्थन दिया और ब्रिटिश सेना के भारतीय कैदियों को रिहा कर दिया। और इन सैनिकों के साथ नेताजी ने यहीं पर बनाई आजाद भारत की पहली सेना, आजाद हिंद फौज। हिटलर ने सुभाष बाबू का स्वागत किया और जर्मनी में तिरंगी झंडे के नीचे अपने देश को आजाद करने के लिए सुभाष बाबू ने जय हिंद के नारे के साथ आजाद हिंद फौज कायम की। नेताजी की इस फौज ने सिंगापुर, बर्मा और मणिपुर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध लड़ा और जापान को जीत दिलवाई, जिससे खुश होकर जापान ने न सिर्फ आजाद हिंद फौज को फंड्स और हथियार सप्लाई किए, बल्कि अपने मित्र राष्ट्रों में उनकी फौज को अपनी मिलिट्री बेस बनाने की अनुमति भी दी। इसी बीच जापान नियंत्रित सिंगापुर में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग यानी आजाद हिंद संघ के प्रधान रास बिहारी बोस ने नेताजी को सिंगापुर आने का इनविटेशन दिया और 2 जुलाई 1943 के दिन नेताजी सिंगापुर पहुंचे। जहां रास बिहारी बोस ने इस्तीफा देकर सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद संघ का अध्यक्ष बनाया। यह संगठन विदेश में रहने वाले भारतीयों ने बनाया था, जो भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद करवाना चाहते थे। बाबू सुभाष चंद्र बोस की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, महात्मा गांधी की जय, आजाद हिंद फौज। 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर में एक ऐतिहासिक सभा आयोजित की, जहां उन्होंने आजाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की। इस सभा में उन्होंने पहली बार चलो दिल्ली का नारा दिया, जिसने भारत की आजादी के आंदोलन को नई ऊर्जा दी। इस नारे का महत्व शब्दों से परे है। एक नारा निकल रहा और वो ये था, चलो पेरिस, चलो पेरिस। तो है फ्रांस की राजधानी और पेरिस पर कब्जा करने से फिर फतेह हो सकती। तो इसलिए उन लोगों के मुंह से वो एक ही नारा निकल रहा था, चलो पेरिस, चलो पेरिस। लड़ाई छिड़ गई तो जापान के बहादुर सिपाहियों के मुंह से सिर्फ एक ही नारा उस पर निकल रहा था, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर। हमारा भी एक ही नारा होना चाहिए, हो सकता है, और दिल्ली, चलो। अगले 3 सालों तक नेताजी आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हुए ब्रिटेन को इतनी गहरी चोट पहुंचाते हैं कि अंग्रेज उनके नाम से ही थर-थर कांपने लगते थे। जापान खुश होकर उन्हें ब्रिटिशर्स से जीता अंडमान निकोबार द्वीप भेंट कर देता है। इसके साथ आजाद हिंद फौज अब भारत की सरजमी पर कदम रखती है। यहाँ वो अपनी आजाद हिंद सरकार बनाते हैं, जो पूरी तरह इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती थी, और उनके भाषणों ने इंडिया मैनलैंड के युवाओं में भी आजादी की चिंगारी भड़का दी थी और हजारों लोग आजाद हिंद फौज से जुड़ने लगे थे। उस वक्त नेताजी कुछ इस तरह भाषण देते थे। हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यास, तकलीफें, विपदें, मौत। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा होगा। कोई बात नहीं है हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। थे नेताजी के भाषणों से भारत में आजादी का आंदोलन और भी तेज हो गया और अगले 2 सालों में भारत स्वतंत्र हो गया। लेकिन दुर्भाग्यवश वो आजादी देखने से पहले इस दुनिया को अलविदा कह गए या फिर गुमनामी में खो गए। दरअसल 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से बैंकॉक होते हुए सेगोन पहुंचे। वहां से आगे जाने के लिए कोई जापानी विमान उपलब्ध नहीं था, लेकिन काफी प्रयासों के बाद उन्हें एक जापानी बम वर्षक विमान में जगह मिली। हवाई अड्डे पर अपने साथियों के साथ हाथ मिलाकर जय हिंद कहा और विमान में सवार हो गए। कुछ ही देर बाद विमान क्रैश हो गया और नेताजी की मौत हो गई।
और जब यह खबर देश में फैली तो पूरे देश में मातम फैल गया था और हर तरफ यही चर्चा हो रही थी कि अंग्रेज नेताजी के प्रभाव से इतना डर गए कि उन्होंने कायरो की तरह पीठ पीछे वार किया और साजिश से नेताजी को मरवा दिया। मित्रों, हमारी इस पेशकश में तो सिर्फ नेताजी के जीवन की कुछ झलकियां थीं, लेकिन उनके जीवन से जुड़े ऐसे कई पहलू हैं जो आज भी रहस्य बने हुए हैं, जैसे कि सीक्रेट लव स्टोरी और प्लेन क्रैश के वक्त उनके पास मौजूद करीब 80 किलो सोना और करोड़ों रुपयों के अचानक गायब होने की मिस्ट्री, और सबसे बड़ा उनकी मौत का रहस्य, जिसे लेकर कहा जाता है कि नेताजी प्लेन क्रैश में बच गए थे और गुमनामी बाबा बनकर 1985 तक जीवित रहे थे। और वर्तमान में नेताजी की बेटी अनीता बोस कहां हैं और क्या करती हैं? तो अगर आप नेताजी के बारे में और भी अनसुनी अनकही कहानियां जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, 5100 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी ही अनकही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।